Yes, my dear friends, how are you all? So, friends, this is CM Mohit, and today we are recording this class for specifically those students who are appearing in CA Interlaw examination for coming November 22 exam. So, friends, let's get started with today's discussion regarding the law amendments applicable for November 22. So, friends, आगे बढ़ने से पहले दो तीन सवाल बच्चों के होते हैं जिनको पहले डिस्कस करना जरूरी है। पहला सवाल बच्चों से आता है कि सर ये अमेंडमेंट नोट्स जो आप अभी स्क्रीन पे दिखा रहे थे वो नोट्स हमको मिलेंगे कहाँ से? तो फ्रेंड्स ये सारे नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम के ग्रुप और चैनल से मिल जाएंगे। उन चैनल्स का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे छोड़ दूंगा। आप वहां से जाकर के डायरेक्टली रीडायरेक्ट करेंगे उन नोट्स पे और वहां से आप इसको डाउनलोड करके आप इस वीडियो को देख सकते हो। जो हमारे क्लास से बच्चे जो पढ़े हैं एलिट प्रोफेशनल एकेडमी से, उनके पास ऑलरेडी मैंने ग्रुप पे ये पीडीएफ डाली हुई थी। आई होप आपके पास इस पीडीएफ की कॉपी अवेलेबल है। पूरे लेक्चर के दौरान आप इस पीडीएफ को रेफर करोगे। तो ये तो ये पहली बात रिगार्डिंग द नोट्स। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, सर ये अमेंडमेंट्स जो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो कौन से पीरियड के अमेंडमेंट्स है? सो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि जब भी नवंबर की एग्जामिनेशन आती है तो पिछले 6 महीने के जो अमेंडमेंट्स होते हैं, यानी कि 6 महीने पहले वाले अमेंडमेंट्स, दैट इज 30th अप्रैल 22, तो नवंबर 22 में एग्जामिनेशन के अमेंडमेंट्स 30th अप्रैल या फिर उसके पहले के जो अमेंडमेंट्स आते हैं वो सारे अमेंडमेंट्स आपके एग्जामिनेशन के लिए एप्लीकेबल होता है। तो 1 नवंबर 2021 से लेके 30 अप्रैल 2022 इन 6 महीनों के सारे अमेंडमेंट्स आपके एग्जामिनेशन के लिए एप्लीकेबल है। तीसरा सवाल या उससे ही जुड़ा हुआ और एक सवाल जो बच्चे पूछते हैं वो, सर कि अगर 1 नवंबर 21 से आगे के अमेंडमेंट्स इस वीडियो में कवर होने वाले हैं तो उसके पहले दैट इज 31 अक्टूबर 2021 तक के अमेंडमेंट्स का क्या? तो वो सारे अमेंडमेंट्स हमने ऑलरेडी प्रीवियस अमेंडमेंट्स लेक्चर में कवर करे हुए हैं। मैं चाहूंगा कि आप उन वीडियो को भी देख लेना, बिकॉज जो नवंबर 22 में अपीयर होने वाले जो भी बच्चे हैं, चाहे वो फ्रेश बच्चे हैं, नए बच्चे पहली बार एग्जाम दे रहे हैं, या फिर इसके पहले भी एग्जाम दे चुके हैं और नवंबर में वो उनको वापस अपीयर होना पड़ रहा है, तो उनके लिए भी ये सारे अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल है। और वो सारे अमेंडमेंट्स आप पहले पिछले वाले अमेंडमेंट लेक्चर से उन सारे वीडियोस को कवर कर लेना, उन सारे अमेंडमेंट्स को कवर कर लेना। उनके भी नोट्स हम इस टेलीग्राम ग्रुप पे ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, वहां से आप उन नोट्स को डाउनलोड करके उसको रेफर कर सकते हो। तो वापस एक बार, दो बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को तो आपने देखना ही है जो नवंबर 22 के लिए एप्लीकेबल है। नवंबर 22 के पहले दैट इज मई 22, नवंबर 21, इन सारे अटेम्प्ट्स के अमेंडमेंट्स अगर आपको रेफर करने हैं तो आप पुराने वीडियोस को रेफर कर सकते हो। उनका भी प्लेलिस्ट का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगा, अब वहां से उन वीडियोस को देख सकते हो। जो हमारे क्लास के बच्चे पढ़े हैं उनके लिए ऑलरेडी ये सारे अमेंडमेंट्स हमने क्लास में कवर कर दिए, उनको बस इस पीरियड के अमेंडमेंट दैट इज इन 6 महीने के अमेंडमेंट्स कवर करने हैं। चलो, सो विदाउट फर्दर डिले हम डायरेक्टली जंप करते हैं अपने अमेंडमेंट्स के साथ। सर ये अमेंडमेंट्स कहां कहां पे हुई है ये बता दो। तो आपको पता है कि आपके सिलेबस में कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ, कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ, इन दो डिवीजन में हम लॉ को पढ़ते हैं, जिसके अंदर कंपनी लॉ और बाकी 4 लॉज है। कंपनी लॉ हम 60 मार्क के लिए पढ़ते हैं और अदर लॉ 40 मार्क के लिए पढ़ते हैं। फर्स्ट गुड न्यूज फॉर यू इज दैट देयर आर नो एनी अमेंडमेंट्स इन अदर लॉज, और कंपनी लॉज में अमेंडमेंट जो है वो अभी हम डिस्कस करेंगे। सेकेंड गुड न्यूज आपके लिए, अमेंडमेंट्स इस बारी बहुत ही लेस इन नंबर है। आई गेस कुछ आधे घंटे के अंदर अंदर ही आपका ये अमेंडमेंट लेक्चर खत्म हो जाएगा। अगर टोटल काउंट की बात करूंगा तो कुल मिला के 4 अमेंडमेंट्स इस एग्जामिनेशन के लिए एप्लीकेबल है। जो 4 अमेंडमेंट्स आपके आते हैं 3 चैप्टर से, तो 3 चैप्टर के अमेंडमेंट पढ़ने हैं और जो टोटल नंबर अमेंडमेंट्स है वो है 4। चलो, सो नाउ विद द डिस्कशन वी विल जंप टू आवर अमेंडमेंट क्लास। तो पहली अमेंडमेंट फ्रेंड्स जो आई है वो आई है आपके चैप्टर चार्जेस से। तो चार्जेस में एक रूल हुआ करता था, रूल 3। इस रूल 3 में आ चुके हैं अमेंडमेंट्स। अब ये रूल 3 जो है वो किस बात का था? सो रूल 3 जो है वो आपका चार्जेस के चैप्टर का सेक्शन 77, 78 और 79, इन सारे सेक्शंस का एक कॉमन रूल हुआ करता था। एक बार मैं आपको रूल दिखा देता हूं जो रूल हमने अमेंड करके पढ़ना है। तो ये रहा आपका चार्जेस का चैप्टर और यहां पे है अपना रूल नंबर 3। ठीक है,
जिन भी बच्चों के पास मेरा नोटबुक है, वो टेक्स्ट बुक है, वो उन टेक्स्ट बुक से रेफर करेंगे। जिनके भी बच्चों के पास ये वाला टेक्स्ट बुक नहीं है, वो अपने अपने टेक्स्ट बुक को या आईसीए के मॉड्यूल को रेफर कर सकते हैं। तो यहां पे आ गया रूल नंबर 3 चार्जेस वाला। इस रूल में कोई अमेंडमेंट नहीं हुआ है, इस रूल के जो कंटेंट में कुछ अमेंडमेंट नहीं है। इस रूल 3 में 4 सब रूल हुआ करते थे। अब यहां पे इंस्टीट्यूट बोलता है कि इसमें और एक सब रूल नंबर 5 ऐड कर दो। तो यहां पे क्या लिखा है, पहले इस रूल को पढ़ते हैं, दैट इज नथिंग कंटेंट इन दिस रूल shall apply to any charge required to be created or modified by a banking company under section 77 in favor of RBI when any loan or advance has been made to it under section 17 subsection 4 clause D of the RBI Act 1934। तो जो भी रूल नंबर 3 हम लोग पढ़ रहे थे, रूल नंबर 3 में क्या बातें लिखी हुई थी कि अगर कोई भी कंपनी किसी भी प्रकार का चार्ज क्रिएट करती है, जैसे कि लोन ले लिया, डिबेंचर, सिक्योर डिबेंचर इशू कर लिए, उसके ऊपर अपने सिक्योरिटीज, अपने असेट्स का कोई सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, तो उसका जो चार्ज बना है वो आरओसी के पास जाकर रजिस्टर करना होता है, जिसके लिए CAG1, CAG9 कुछ इस प्रकार के फॉर्म्स जो है वो यूज होते थे। अब यहां पे सब रूल नंबर 5 में वो ये बात बता रहे हैं कि जो भी बातें रूल नंबर 3 में लिखी हुई है कि चार्ज को रजिस्टर करना है, ये वाली बात कुछ चार्ज पे अप्लाई नहीं करेगी। मतलब अभी आपको चार्ज रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ऐसी कौन सी एंटिटी है जो चार्ज को रजिस्टर नहीं करती है, तो ये वाली बात अप्लाई करती है आपके बैंकिंग कंपनी पे। तो आपकी अगर बैंकिंग कंपनी है और उस बैंकिंग कंपनी ने अगर कोई चार्ज क्रिएट करा हुआ है, तो फिर उस बैंकिंग कंपनी को आरओसी के पास जाकर के इस चार्ज को रजिस्टर करने की कोई जरूरत नहीं है। अब ये बैंकिंग कंपनी कौन सा चार्ज क्रिएट करती है, तो भाई और बहनों यहां पे ये बताया हुआ है कि कोई भी बैंकिंग कंपनी अगर 77 में चार्ज क्रिएट करती है इन फेवर ऑफ आरबीआई। ओके, मतलब क्या होता है इस बात का, तो ध्यान देंगे यहां पे एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। अगर मान लेते हैं यहां पे बैंक है HDFC बैंक। ओके, बैंक का नाम क्या है, HDFC बैंक। तो HDFC बैंक ने अगर आरबीआई से लोन लिया हुआ है, क्या बात करें सर, क्या बैंक भी लोन लेती है? जी हाँ। तो HDFC बैंक ने अगर आरबीआई से लोन लिया हुआ है और इस लोन को सिक्योर करने के लिए अगर HDFC बैंक आरबीआई को अपनी किसी असेट का सिक्योरिटी देती है, जैसे कि मान लो प्रॉमिसरी नोट है या बिल ऑफ लैंडिंग हो गया, ठीक है, तो अगर इन सारे असेट्स का अगर HDFC बैंक आरबीआई को सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है और इसके बदले आरबीआई HDFC को लोन देती है, तो यहां पे जो आरबीआई के फेवर में HDFC ने अपने इन असेट्स का सिक्योरिटी क्रिएट करा हुआ है, इस सिक्योरिटी का या इस चार्ज का रजिस्ट्रेशन आरओसी के पास जाके करने की जरूरत नहीं है। आप इसको मत बताइए। और ये वाली बात कि आरबीआई भी बैंक्स को लोन दे सकती है और उसके बदले क्या क्या सिक्योरिटी लेनी है, क्या करना है, ये सारे टर्म्स एंड कंडीशन आपको आरबीआई एक्ट के सेक्शन 17 सबसेक्शन 4 और क्लॉज डी में लिखे हुए। इन बातों पे हमको जाना नहीं है, बस हमको ये समझना है कि अगर आज कोई भी बैंकिंग कंपनी अगर आरबीआई से लोन लेती है और उस लोन के बदले अपने कुछ सिक्योरिटीज का, अपने कुछ असेट्स का सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है और उस पे ऊपर चार्ज क्रिएट करती है, चार्ज क्रिएट नहीं करना है ऐसा नहीं बोला है, चार्ज क्रिएट करना है, लेकिन इस चार्ज का नोटिंग आपने सेक्शन नंबर 77 एंड रूल नंबर 3 में बताए हुए प्रोसीजर से नहीं करना है। मतलब अभी आपको ये चार्ज रजिस्टर करना नहीं है। अगर यहाँ पे कोई और बंदा होता तो उसको चार्ज रजिस्टर करना होता, लेकिन बैंकिंग कंपनी ने आरबीआई से लिए हुए लोन के ऊपर अगर कोई चार्ज क्रिएट करा हुआ है तो उसका नोटिंग आपने आरओसी के पास जाके करना नहीं है। यही वाली बात आपको इस अमेंडमेंट से बताई हुई है। तो रूल नंबर 3 में एक नया सब रूल नंबर 5, जो 4 के बाद यहां पे एक सब रूल नंबर 5 आप ऐड करेंगे और ये सारी बातें वहां से पढ़ लेंगे। आई गेस आपको ये पॉइंट क्लियर है और ये अमेंडमेंट क्लियर है। अगर किसी को नोटिंग वगैरह करना है इस बात का, तो इस वीडियो को पॉज करके ये वाला जो नोटिंग है वो आप अपने नोटबुक में वगैरह कर सकते हो फॉर द रेफरेंस पर्पस। ठीक है, चलो नेक्स्ट जो अमेंडमेंट आता है वो आता है आपके मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन चैप्टर नंबर 7 से। इसके सेक्शन नंबर 94 में एक अमेंडमेंट आ चुका है। तो सेक्शन 94 किस चीज का हुआ करता था, तो सेक्शन 94 हुआ करता था रिगार्डिंग इंस्पेक्शन एंड कॉपीज ऑफ द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स एंड एनुअल रिटर्न्स टू द एनी अदर पर्सन। तो एक बार सेक्शन 94 को देख लेते हैं कि सेक्शन 94 में कौन कौन सी बातें लिखी थी जिसमें अमेंडमेंट हुआ है। तो यार आपका सेक्शन नंबर 94 डील कर रहा था प्लेस ऑफ कीपिंग एंड इंस्पेक्शन
ऑफ रजिस्टर्स एंड द रिटर्न। तो यहाँ पे क्या लिखा था कि कोई भी पर्सन अगर सेक्शन 88 के अंदर रखा हुआ रजिस्टर ऑफ मेंबर या एनुअल रिटर्न का कॉपी वगैरह चाहता है तो वो उसको दिया जा सकता है, ठीक है। प्रोवाइडेड उसने क्या करना है, उसने कुछ फीस वगैरह पे करने हैं। अगर आपको इंस्पेक्शन करना है तो आपको 50 रुपीज पर इंस्पेक्शन, अगर आपको कॉपी चाहिए तो 10 रुपी पर पेज करके आपको कुछ फीस देना पड़ता था। बहरहाल मेंबर्स के लिए ये सारा इंस्पेक्शन क्या था, वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट ही हुआ करता था। तो ये सारी बातें आपको इस सेक्शन नंबर 94 में बताई गई थी। अब इस सेक्शन नंबर 94 में थोड़े बहुत अमेंडमेंट हो चुके हैं। सेक्शन 94 क्या कहता है, दैट regarding the inspection of the registers and the annual return the following points shall be inserted। तो कुछ नीचे दिए गए पॉइंट्स को अपने ऐड करना है सेक्शन 94 के अंदर ही। द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ द रजिस्टर एंड द इंडेक्स or the return in respect of the members of the company shall not be made available for any inspection under subsection number 2 or for taking extract or copies under subsection number 3। तो 94 के सबसेक्शन 2 में क्या लिखा था कि कोई भी रजिस्टर वगैरह हो वो ओपन फॉर इंस्पेक्शन है, मेंबर, डिबेंचर होल्डर, सिक्योरिटी होल्डर या कोई भी पर्सन विद सच फीस, तो कोई भी उसको इंस्पेक्ट कर सकता है। लेकिन आज अगर आप इस रजिस्टर्स को, रजिस्टर ऑफ मेंबर को, स्पेसिफिकली रजिस्टर ऑफ मेंबर की बात कर रहे हैं तो सेक्शन 88 के अंदर मेंटेन करे हुए रजिस्टर ऑफ मेंबर को अगर कोई इंस्पेक्ट करना चाहता है तो उसको यहां से दिए हुए जो पॉइंट्स है ये उसको नहीं दिए जाएंगे। अब ये वाली बात क्यों ऐड करी गई है, बिकॉज देखो जब भी कोई पर्सन, मान लो मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के रजिस्टर ऑफ मेंबर के इंस्पेक्शन के लिए एप्लीकेशन दे देता हूं, तो यहां पे मैं हूं और ये रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है और मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के रजिस्टर ऑफ मेंबर को इंस्पेक्ट करने का एप्लीकेशन दे देता हूं। तो पहले सेक्शन 94 के अंदर मैं इस रजिस्टर ऑफ मेंबर को फुल्ली इंस्पेक्ट कर सकता था या सबसेक्शन 3 के अंदर मैं उसके एक्सट्रैक्ट कॉपीज भी ले सकता था। लेकिन होता यूं था कि रजिस्टर ऑफ मेंबर में चाहे जितने भी मेंबर्स का नाम हो, इनके सारे पर्टिकुलर्स मुझको दिख जाते थे। अब इसके अंदर बहुत ही कॉन्फिडेंशियल और कोई भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन हो सकती है, जैसे कि अगर बात करते हैं ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, एड्रेस एटसेट्रा। तो यहां पे कोई भी बंदा अगर जाकर के किसी भी मेंबर के इन सारे रिकॉर्ड्स को इंस्पेक्ट कर रहा है तो ही वुड हैव गॉट एक्सेस टू ऑल दिस सेंसिटिव एंड पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑफ द मेंबर्स जो कि उसको नहीं देने चाहिए थे और वो उसका गलत इस्तेमाल कर सकता था। तो आज सेक्शन 94 ने मेंबर के, किसी भी कंपनी के मेंबर्स के पर्सनल और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए सेक्शन 94 में एक अमेंडमेंट लाया है और बोला है कि कोई भी पर्सन अगर रजिस्टर ऑफ मेंबर को इंस्पेक्ट करना चाहे या फिर वो उसकी कॉपी एक्सट्रैक्ट कर लेना चाहे तो उसको वो सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी एक्सेप्ट नीचे दिए गए 4 पॉइंट। तो किसी भी मेंबर का एड्रेस उसको नहीं दिया जाएगा, किसी भी मेंबर का ईमेल आईडी वो इंस्पेक्ट नहीं कर सकता, किसी भी मेंबर का यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर इंस्पेक्ट नहीं कर सकता और किसी भी मेंबर का पैन नंबर उसको नहीं मिल सकता। तो नीचे दिए गए जो 4 पॉइंट है ये 4 पॉइंट्स को वो इंस्पेक्ट नहीं कर सकता या उसकी कॉपी वगैरह अपने घर पे नहीं लेके जा सकता। ये 4 इंफॉर्मेशन कभी भी इंस्पेक्शन करने वाले पर्सन यानी कि मुझको रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के मेंबर के ये 4 बातों को छोड़ करके बाकी सारी बातों को इंस्पेक्ट करने का हक आज गवर्नमेंट मुझको देता है, लॉ मेकर मुझको देता है। ये सारी इंफॉर्मेशन यहां से आपको नहीं मिलेगी। तो ये रही आपकी मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन चैप्टर की सेक्शन 94 के अंदर हुई एक अमेंडमेंट। आई गेस अब इस अमेंडमेंट से क्लियर हो। नेक्स्ट जो अमेंडमेंट आया है वो आता है आपके अकाउंट्स ऑफ द कंपनी के रूल से ना। यहां पे क्या बताया हुआ है कि रूल नंबर 3 सब रूल नंबर 1 के अंदर थोड़े बहुत अमेंडमेंट हुए हैं। अब ये रूल नंबर 3(1) क्या हुआ करता था, तो एक बार आते हैं मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन के चैप्टर में तो आपको सारी बातें क्लियर हो जाएगी। तो एक बार चैप्टर पे घुसते हैं। तो रूल नंबर 3 में आपकी अमेंडमेंट आई है।
वेट ए सेकेंड। यस, तो ये रहा आपका सेक्शन 94, दैट इज प्लेस ऑफ कीपिंग एंड इंस्पेक्शन ऑफ द रजिस्टर। तो इसके अंदर एक अमेंडमेंट आई है। तो रूल नंबर 3(1) में आपको ये बात बताई है कि अगर कोई भी कंपनी ओके जो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करती है, तो वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स आप फिजिकल फॉर्म में भी मेंटेन कर सकते हो, साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी मेंटेन कर सकते हो। ठीक है, चाहे आप फिजिकल फॉर्म में मेंटेन करो या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मेंटेन करो। आज से आपको दैट इज 1 अप्रैल 2022 से लेके आपको जो है वो ऐसा सॉफ्टवेयर यूज करना है फॉर कीपिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो ऑडिट ट्रेल के फीचर को देता हो। और बड़ा ही सिग्निफिकेंट अमेंडमेंट आया था, बिकॉज बहुत सारी बार बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करने के टाइम पे मेंटेन तो हो जाते हैं, लेकिन उसके अंदर बाद में बहुत ज्यादा मैनिपुलेशंस हो जाते हैं जो बाद में ट्रेस आउट नहीं होते ऑडिटर से भी। बिकॉज बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो मैनिपुलेशन हुआ है उसका कोई नामो निशान ही पीछे नहीं छूटता है, दैट इज ऑडिट ट्रेल ही नहीं रहता है। तो आपको 1 अप्रैल 2022 से एक ऐसा सॉफ्टवेयर यूज करने के लिए बोला था जिसके अंदर ऑडिट ट्रेल की फैसिलिटी हो, जो उस एंट्री के अंदर, जो बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर जितने भी मॉडिफिकेशन, एडिशन, डिलीशन हुए हैं, वो सारी बातों का ट्रेल रखे ताकि ऑडिटर पकड़ पाए कि भैया यहाँ पे चेंज हुआ है। नाउ ये जो अमेंडमेंट था वो 1 अप्रैल 2022 से लागू हुआ था, दैट इज 1 अप्रैल 2022, दैट इज फाइनेंशियल ईयर 22-23 से आपको ये सॉफ्टवेयर यूज करना मैंडेटरी था। और मजे की बात यह है कि ये अमेंडमेंट आया था 31 मार्च 2022, मतलब एक ही दिन का समय भी नहीं था। 31 मार्च 2022 को शाम को ये अमेंडमेंट आया और अगले दिन सुबह से आपको इसको फॉलो करना था। तो ये बड़ा ही कंबरसम हो गया ऑन द एंटिटीज टू हैव सच काइंड ऑफ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, जो कि पहला सॉफ्टवेयर छोड़ो और नया वाला सॉफ्टवेयर लेके आओ। तो इसमें बहुत ज्यादा समय लगने की आशंका थी, लेकिन गवर्नमेंट ने कुछ टाइम भी नहीं दिया था। तो यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने लॉ मेकर्स ने एक अमेंडमेंट लाया और लॉ मेकर्स कहते हैं कि चलो हम आपको समय देते हैं, 1 अप्रैल 2022 के बदले आप उसको 1 अप्रैल 2023 पकड़ो, यानी कि अभी आपको फाइनेंशियल ईयर 23-24 से ये वाला सॉफ्टवेयर यूज करना है। तो 1 साल का आपको लैग दिया हुआ है, 1 साल का आपको टाइम दिया हुआ है कि 1 साल के बाद आप इसको यूज करना शुरू करना। तो आज आपको 1 अप्रैल 2023 से बाद में 1 अप्रैल 2023 के बाद आपको ऐसा वाला सॉफ्टवेयर यूज करना है जो ऑडिट ट्रेल की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा हो। तो अभी आपका प्रोवाइजर कुछ ऐसा दिखेगा दैट फॉर द फाइनेंशियल ईयर कमेंसिंग ऑन और आफ्टर फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल 2023, every company which uses accounting software for maintaining the books of account shall use only such accounting software which is a feature of recording the audit trail for each and every transaction। तो बस एक ही अमेंडमेंट इसके अंदर कि 1 अप्रैल 2022 के बदले आपने इसको क्या पढ़ना है, 1 अप्रैल 2023। लेकिन यहां पे लॉ मेकर्स ने एक छोटी सी गलती कर दी है। अब ये वाला सेम जो प्रोविजन है वो आपके ऑडिट के चैप्टर में भी अमेंड हो जाना चाहिए था, बिकॉज बुक्स ऑफ अकाउंट्स का ही ऑडिट करेंगे तो ऑडिट के चैप्टर में भी ये वाला अमेंडमेंट आ जाना चाहिए था, लेकिन ऑडिट के चैप्टर में ये अमेंडमेंट नहीं आया है। ऑडिट के चैप्टर में आज भी आपका ये वाला जो डेट है दैट इज अर्लियर डेट 1 अप्रैल 2022 की ऑडिटर आप ये चेक करिए कि क्या कंपनीज ने 1 अप्रैल 2022 या फिर उसके बाद वो वाला सॉफ्टवेयर यूज कर रहा है जो ऑडिट ट्रेल की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा हो। तो वो अभी भी वहां पे है, वो अमेंड नहीं हुआ है। हो सकता है गलती को ठीक करा जाए इन नियर फ्यूचर। लेकिन हमारे सामने सवाल ये बनता है कि सर कौन सा डेट ले, 1 अप्रैल 2022 कि 1 अप्रैल 2023? तो लॉजिकली देखा जाए तो अगर आपको सॉफ्टवेयर यूज करने के लिए 1 अप्रैल 23 ये डेट बोला हुआ है, तो ऑडिटर भी इसी डेट के बाद इस सॉफ्टवेयर के यूज का पिंच करेगा या फिर उस सॉफ्टवेयर का यूज चेक करेगा। तो आपने ऑडिट के चैप्टर में भी लॉजिकली यही डेट पकड़ करके चलना है, ये वाली बात आप याद रखिए। ठीक है, बस छोटा सा अमेंडमेंट, 1 साल से आपकी एप्लीकेबिलिटी बस डिले कर दी है। नेक्स्ट एंड लास्ट अमेंडमेंट वो आई है आपके रूल नंबर 12(1)(a) के अंदर। तो आफ्टर रूल 12(a) एक नया रूल सब रूल नंबर 1(a) ऐड करना है। ओके सॉरी, सब रूल नंबर 1(a) के बाद एक नया सब रूल 1(b) ऐड हो चुका है। ये क्या कहता है? तो जैसे आपको पता है कि हम लोग सेक्शन नंबर 137 के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एनुअल रिटर्न सबमिट करते हैं टू द आरओसी। एजीएम के बाद 30 दिनों के अंदर आपको ये क्या करनी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न की कॉपी सबमिट करनी है। फर्ज करते कोई कंपनी है जिसने
अपने अपने एजीएम जो है वो 30 सितंबर 2022 को कंडक्ट करी हुई है। तो उसके अगले 30 दिन के अंदर, दैट इज 30 अक्टूबर 2022, इस दिन तक आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और एनुअल रिटर्न की कॉपी आरओसी के पास जमा हो जानी चाहिए। तो ये सारी कॉपी सबमिट करने के लिए आपके पास बहुत सारे फॉर्म हुआ करते थे, जैसे कि AOC 4 XBRL, अगर XBRL एप्लीकेबल है तो, अगर कोई एनबीएफसी इंडेस को फॉलो करती है तो AOC 4 NBFC। ओके, तो बहरहाल AOC 4 ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट को फाइल करने का फॉर्म है, और बहुत सारी कंपनीज पे अलग अलग फॉर्म्स के प्रकार लागू हो जाते हैं, जैसे AOC 4 के क्लासिफिकेशंस अप्लाई कर जाते हैं, तो वो वाले फॉर्म्स वो यूज करते हैं। नाउ यहां पे एक अमेंडमेंट आई है कि जो कोई भी कंपनी जो सेक्शन 135 सबसेक्शन 1 में कवर हो जाती है, ओके, सेक्शन 135 किस बात का था? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी। अब ऐसी कौन सी कंपनी है जो इसके अंदर आती है? तो कोई भी लिस्टेड कंपनी इसके अंदर आ जाएगी, या ऐसी कोई भी कंपनी जिसका नेटवर्थ 500 करोड़ या फिर उससे ज्यादा, या फिर जिसका टर्नओवर 1000 करोड़ या फिर उससे ज्यादा, या फिर जिसका नेट प्रॉफिट 5 करोड़ या फिर उससे ज्यादा होता है, तो उस कंपनी को सेक्शन 135 दैट इज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी का कंप्लायंस करना होता है। नाउ वो जो भी कंपनी सेक्शन 135 के अंदर आती है, उन सारी कंपनीज ने along with all this forms that is AOC 4 XBRL, ये जो आपने भरने हैं आरओसी को फाइनेंशियल स्टेटमेंट एवरी ईयर के सबमिट करने हैं, उसके साथ साथ एक एडिशनल फॉर्म भरना है जो है CSR 2। और ये किस बारे में है? ये है आपका रिपोर्ट ऑन CSR। अगर कंपनी ने उस बार इस साल में CSR एप्लीकेबल है उस कंपनी को, तो उस साल कंपनी ने CSR के बारे में क्या क्या करा, तो उसका एक समराइज रिपोर्ट आपने इन सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनुअल रिपोर्ट के साथ साथ, एनुअल रिटर्न के साथ साथ भरना है, और उसका फॉर्म है CSR 2। MCQ में वगैरह या डायरेक्ट सवाल में भी ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो CSR 2 भरना है आपने आरओसी के पास आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न की कॉपी के साथ। तो इसका ड्यू डेट क्या आ जाएगा? अगेन वही कि फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के 30 दिन के अंदर अंदर, दैट इज 30 अक्टूबर, अगर आपका एजीएम हुआ है 30 सितंबर तक, तो जब भी आप एजीएम लोगे, एजीएम के बाद 30 दिनों के अंदर अंदर, वापस एक बार, जब भी आप क्या करोगे, जब भी आप एजीएम लोगे तो एजीएम के 30 दिन के अंदर अंदर आपको क्या भरना है? आपको आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भरने हैं, साथ साथ आपको CSR 2 जो रिपोर्ट ऑन CSR है उसका फॉर्म साथ साथ भरना है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करने का फॉर्म है फॉर्म नंबर AOC 4। तो यही ड्यू डेट इसके ऊपर भी, दैट इज CSR 2 के ऊपर भी अप्लाई कर जाता है। लेकिन यहां पे एक छोटी सी बात है जो डिस्कस करने लायक है, पढ़ते हैं तो बातें क्लियर हो जाए। एवरी कंपनी कवर्ड अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 135 सबसेक्शन 1 shall furnish a report on CSR in form number CSR 2 to the registrar for the preceding financial year, that is 2021 and onwards, as addendum to the form number AOC 4 और AOC 4 XBRL और AOC 4 NBFC Indias as the case may be। तो आपको फाइनेंशियल ईयर 2021 से आगे वाले फाइनेंशियल ईयर यानी कि 2021 में उसमें इंक्लूड हो जाता है, उस साल के बाद आपको सारे क्या कर रहे हैं? CSR 2 आपके AOC 4 फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ सबमिट करने हैं। तो ये एप्लीकेबल कब से है? फाइनेंशियल ईयर 2021 से। अभी जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है वो चल रहा है आपका 22-23, ओके, और इसके बाद जो आएगा 21-22। अब 21-22 का फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ 31 दिसंबर 2022 को। अब इसका एजीएम लेने की ड्यू डेट अभी बाकी है, दैट इज हो सकता है 30 सितंबर को कोई अपनी एजीएम ले ले, जो अभी होने वाली है। अब इसके बाद ही 30 दिनों के अंदर वो अपना AOC 4 भरेगी, और उनको पता है कि हमको CSR 2 भी भरना है। लेकिन व्हाट अबाउट फाइनेंशियल ईयर 2021 जहां से इस प्रोविजन को अप्लाई करा गया है, तो इसकी एजीएम तो ऑलरेडी हो चुकी है। इमेजिन करते हैं इसने भी अपनी एजीएम 30 सितंबर 2021 को ली है, और इसको अपने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो भरने 30 दिन के अंदर, दैट इज 30 अक्टूबर 2021, जो डेट पहले कहीं हो चुकी है, बहुत पहले हो चुकी है। तो इस साल का दैट इज फाइनेंशियल ईयर 2021 का CSR 2 कब भरना है? बिकॉज उसकी डेट तो ऑलरेडी हो चुकी है। इस साल का 21-22 का तो हम लोग 31 अक्टूबर 2022, अगर उनकी एजीएम इस दिन पे होती है तो भर लेंगे। लेकिन 20-21 के फाइनेंशियल ईयर का CSR 2 कब तक भरेंगे? तो यहाँ पे नीचे एक प्रोवाइजो दिया हुआ है, और उस प्रोवाइजो में इन बातों को क्लैरिफाई करा गया है। तो प्रोवाइजो में क्या लिखा है? प्रोवाइडेड दैट फॉर द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर 2021 फॉर्म नंबर CSR 2 shall be filed separately on or before 31st May 22 after filing the form AOC 4 XBRL and whatever।
तो आपने भले ही आपके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो 31 अक्टूबर 2021 को भर दिए होंगे, लेकिन हम आपको फाइनेंशियल ईयर 2021 का CSR2 भरने की टाइम लिमिट बढ़ा के देते हैं और वो है 31 मई 2022, दैट इज दिस डेट। ओके, 31 मई 2022। हाँ, आज हम लोग 12 सितंबर 2022 को ये प्रोविजन पढ़ रहे हैं, तो ये ड्यू डेट ऑलरेडी हो चुकी है, लेकिन अमेंडमेंट आई थी अक्टूबर महीने के बाद, नवंबर महीने के बाद 30 अप्रैल तक, तब ये डेट वैलिड थी, तब ये डेट आने वाली थी। आज ये डेट हो चुकी है, लेकिन अमेंडमेंट उस दौरान आई है, इसलिए हमको ये डेट पढ़ना है। तो 31 मई 2022 के दिन तक आपको क्या करना था, ये CSR2 फाइनेंशियल ईयर 2021 का भर देना था। शायद से बहुत सारी कंपनी ने इस ड्यू डेट पे वो भर भी दिया होगा। तो ये एक एडिशनल बात फाइनेंशियल ईयर 2021 के CSR2 पे अप्लाई करती थी। इस साल के बाद जो भी CSR2 आएंगे उनके लिए ड्यू डेट अभी आने वाली है, तो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ साथ 30 दिन के अंदर, AGM के 30 दिन के अंदर उसको अपने भरना है, जो कंपनीज 135 के अंदर एप्लीकेबल, 135 जिन कंपनीज के ऊपर अप्लाई कर जाता है। सही बात है, पक्का? तो यहां पे छोटी सी अमेंडमेंट क्लास आपकी कवर हो चुकी है। फॉर मोर डिटेल्स और फॉर एनी काइंड ऑफ डाउट ऑन द लॉ, यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट मी ऑन दिस टेलीग्राम ग्रुप। यहां पे आप मुझको क्वेरीज पूछ सकते हो, या फिर माय नंबर इज 9921458345। इस नंबर पे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, जहां पर भी आपको कांटेक्ट करना हो या कॉल करके कांटेक्ट करना हो, आप यहां पे मुझको कांटेक्ट कर सकते हो रिगार्डिंग लॉ, CA इंटर लॉ। और अगर आपको फेस टू फेस वर्चुअल क्लासेस की इंक्वायरी करनी है तो आप यहाँ पे इस नंबर पे 9206797979 पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, आपको क्लासेस की डिटेल मिल जाएगी। ओके, जैसे मैंने आपको लेक्चर के स्टार्ट पे बोला हुआ था कि अगर आपको इसके पहले वाले किसी अमेंडमेंट क्लास को देखना है तो आप इस डिस्क्रिप्शन में दिए गए प्लेलिस्ट को जरूर चेक करना। वहां से आपको पिछले बैच के सारे अमेंडमेंट क्लास मिल जाएंगे जो आपके इस एग्जाम के लिए रेलेवेंट हो जाएंगे। इस क्लास के साथ साथ उसको भी देख लेना, और इस क्लास के और पिछले बाकी सारे क्लास, अमेंडमेंट क्लास के जितने भी अमेंडमेंट नोट्स है वो आपको उसी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहां से जाकर के आप उन नोट्स को डाउनलोड करके उसको रेफर कर सकते हो। ओके, सो दिस इज इट फ्रॉम माय साइड रिगार्डिंग द अमेंडमेंट्स व्हिच आर एप्लीकेबल फॉर CA इंटर लॉ November 22। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड वॉचिंग दिस लेक्चर। मिलते हैं अगले किसी अपडेट या अगले किसी वीडियो के अंदर जो CA इंटर लॉ के रिलेटेड हो। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।